फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड स्टार्ट 240 स्टार्ट किया था। अपन ने देखा था कि अपन लोगों को सिर्फ 2 ही तरीके के फ्रॉड को ध्यान में रखना है बिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर। वैसे तो फ्रॉड बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन आपको वही फ्रॉड को ध्यान में रखने का है दैट कॉजेस अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे क्या आ जाती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। समझ में आ रहा क्या कि फ्रॉड से भी जो कंपनी का घाटा होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए, गलत होना चाहिए, दैट शुड बी ऑफ मटेरियल अमाउंट। समझ में आ रहा है कि मटेरियल अमाउंट मतलब जिससे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को फर्क पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल्दो फ्रॉड इज अ ब्रॉड लीगल कांसेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, द ऑडिटर इज कंसर्न्ड विद द फ्रॉड दैट कॉजेस अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सिर्फ ऐसा ही फ्रॉड आपको ध्यान में रखने का है, सिर्फ ऐसा ही फ्रॉड आपको इसके अंदर रिपोर्ट करने का है, सिर्फ ऐसे ही फ्रॉड के ऊपर ध्यान देने का है जो एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट कॉज करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। मतलब ऑफ कोर्स उसका जो अमाउंट रहेगा, उसका जो अमाउंट रहने वाला है वो सिग्निफिकेंट रहना चाहिए, उसका अमाउंट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट रहना चाहिए। आप 2 तरीके के फ्रॉड देख रहे हैं इसके अंदर। एक तो फ्रॉड दैट कॉजेस दी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ झूठी चीजें बता देना, कुछ चीजें नहीं बताना। और दूसरा आपका मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, मतलब कि एसेट्स का चोरी हो जाना। यहाँ पे एसेट्स है, दोनों तरीके के एसेट्स आ गए, आपके फिक्स्ड एसेट भी आ गए, फिक्स्ड एसेट समझते ना, फिक्स्ड एसेट भी आ गए, और आपके वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल के अंदर आने वाले गुड्स, मतलब स्टॉक इन ट्रेड वगैरह स्टॉक भी आ गए। दोनों तरीके के एसेट्स यहाँ पे कवर होते हैं, फिक्स्ड एसेट की भी चोरी, स्टॉक की भी चोरी। और ऊपर जो है वो झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विंडो ड्रेसिंग गलत करना, ये सब बातें इसके अंदर आ गए। मतलब पहला थिंग इज रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दी अनदर थिंग इज रिलेटिंग टू दी फिक्स्ड एसेट एंड गुड्स के रॉबरी या फिर चोरी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे अपन लोग बढ़ रहे थे। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स अपन देखा था कि अकाउंट्स के अंदर फॉल्स स्टेट ऑफ अफेयर्स बताने का, झूठा कंपनी का पिक्चर क्रिएट करने का। ठीक है, इसके बाद में अपन आए थे यहाँ पे सम ऑफ द मेथड्स आर गिवन बिलो, इन्फ्लेटिंग और सप्रेसिंग परचेसेस एंड एक्सपेंसेस। इन्फ्लेटिंग और सप्रेसिंग परचेसेस और एक्सपेंसेस क्यों? अच्छा, कोई भी कंपनी ज्यादा खर्चे क्यों बताती होंगी? एनीबॉडी, कोई खर्चे क्यों ज्यादा बताना चाहेगा? कोई भी खर्चे ज्यादा प्रॉफिट कम दिखेगा तो फिर टैक्स, खर्चे इसलिए ज्यादा बताना चाहेगा ताकि उनका इनकम टैक्स कम आए। सर इनकम टैक्स और खर्चे का क्या? खर्चा ज्यादा, इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम मतलब इनकम टैक्स भी तो कम ही लगेगा। तो टैक्स से बचने के लिए लोग झूठे खर्चे बता देते हैं, झूठे खर्चे या फिर एक्सेस खर्चे बता देते हैं। कोई भी एक्सेस बताना पड़ता, कभी सप्रेस कर देते, प्रॉफिट ही नहीं आ रहा कंपनी में कुछ भी, तो खर्चे कम कर देते। कभी कभी ऐसा प्रॉफिट बताना भी जरूरी होता है, कंपनीज के बीच में कंपटीशन रहती है, अच्छा प्रॉफिट नहीं बताया तो शेयर के प्राइसेस कम हो जाएंगे, कंपनी का नाम खराब होगा। तो खर्चे कम ज्यादा चलते रहते हैं टू अवॉइड टैक्स एविडेंसेस या फिर कंपनी का पिक्चर अच्छा रखने के लिए। इन्फ्लेटिंग सप्रेसिंग सेल्स एंड अदर इनकम, ये तो आपको मालूम है, सेल्स क्यों ज्यादा बताते हुए कंपनी, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट आना चाहिए। अच्छा प्रॉफिट क्यों बताना है? क्योंकि कंपनी का बाहर लोगों के सामने, शेयरहोल्डर के सामने एक अच्छा पिक्चर दिखाने का है। इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को कम ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक बड़ा करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। फेलिंग टू एडजस्ट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो प्रीपेड खर्चे हैं उसको बताया नहीं। ठीक है, प्रीपेड खर्चे आप उसको बताया नहीं, फिर उसकी वजह से एसेट्स कम हो जाएंगे, उसकी वजह से एक्सपेंसेस कम दिखेंगे, ये सब बातें हो सकती है। फेलिंग टू एडजस्ट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है उसको प्रोवाइड ही नहीं किया। दोनों बातें देखो इसके अंदर, अगर आपने आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को प्रोवाइड नहीं किया, प्रोविजन ही नहीं बनाया, तो क्या होगा? इसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेवा दिखेगा, इन्फ्लेशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट नहीं करा तो इसका भी प्रॉफिट के ऊपर हो सकता है इम्पैक्ट। ये सब जो चीजें दिख रहा है ना, मैं खर्चा कम ज्यादा करना, इनकम कम ज्यादा करना, इन्वेंट्री कम ज्यादा करना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को प्रोवाइड करना नहीं करना, जिसे डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड करा तो प्रॉफिट बढ़ जाता, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाता। तो ये सब चीजें एडजस्ट करना, कभी नहीं करना, ये सब बातें चलते रहती है। ठीक है, चार्जिंग आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू और बाय कैपिटलाइजिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस।
कोई क्यों चाहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जैसे हमने 1 करोड़ का एसेट खरीदा, कंपनी वालों ने क्या करा, गलती से उसको पीएनएल के अंदर हिट कर दिया, जबकि उसको कहाँ बताना चाहिए था, फिक्स एसेट के अंदर, और उसके ऊपर धीरे धीरे डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। अब इन्होंने क्यों ऐसा करा होगा बताओ तो? यस एनीबॉडी? केशव बोलो तो। कैपिटल एसेट को कोई क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताना चाहेगा? अच्छा, कोई दूसरा है क्या? और कोई? लोकेश, लोकेश गांधी होगा ना? लोकेश बोलो तो। वो पर्टिकुलर ईयर में मतलब लॉस ज्यादा दिखेगा वो पर्टिकुलर ईयर के अंदर का प्रॉफिट कम करने के लिए। देखो कैसा है, अगर आप आपने उसको कैपिटल एसेट करके ट्रीट किया, तो क्या वो धीरे धीरे डेप्रिसिएशन में जाते रहेगा, पीएनएल में धीरे धीरे 2 4 10 साल तक के जाते रहेगा, हर साल थोड़ा 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 प्रॉफिट कम होगा। ये साल कैसा है, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो मैंने क्या करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, ये साल का गप से प्रॉफिट एक साथ कम हो गया। ये भी गलत है। समझ में आ रहा? प्रॉफिट ज्यादा हो रहा तो क्या करो, प्रॉफिट कम करने के लिए कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करो। मिसरिप्रेजेंटेशन इन और इंटेंशनल ओमिशन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द इवेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जैसे रिलेटेड पार्टी के साथ में होने वाले ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना चाहिए, लेकिन आपकी कंपनी ने डिस्क्लोज ही नहीं किए। क्या वो रेलेवेंट रहते कि हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसको डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। इंटेंशनली इन्होंने ओमिट किए, क्यों? क्योंकि रिलेटेड पार्टी के साथ में होने वाले ट्रांजैक्शन इन्होंने एएलपी पे नहीं किए थे, छुपा दिया। इवेंट से, ट्रांजैक्शन से, ठीक। देखो एक शेयर होल्डर बेचारा गरीब आदमी, जो अपने 1,00,000 2,00,000 रुपए कंपनी के अंदर लगाते रहते, ठीक है। अब वो कंपनी बैठ के उसके पैसों का क्या कर रही, ये सब देखने का काम ही ऑडिटर का है, क्योंकि शेयर होल्डर मैनेजमेंट के साथ में इंटरफेयर में है क्या, इंटरफेरेंस में है क्या, वो इन्वॉल्व है क्या, उसको तो कुछ भी मालूम नहीं। मैं धनबाद के अंदर रहता, कंपनी रहती बंबई के अंदर, बंबई के अंदर मैंने शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, अब वो मेरे पैसों से क्या कर रही है मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है। इसके लिए क्या काम है ऑडिटर का, सभी चीजों को देखना विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, ये ऑडिटर का काम है। कंपनी लोगों को थोड़ी समझता है आरपीटी क्या है, इन्वेंट्री कम लिया ज्यादा लिया, एक्सपेंस बताया नहीं बताया, प्रोवाइड करा नहीं करा, परचेस कम किया ज्यादा किया, सेल ज्यादा है कम है, ये सब देखो। अब ये सब इतनी सारी बातें हैं, ये सब देखने का काम ऑडिटर का है, क्योंकि ऑडिटर आप खुद के लिए ऑडिट नहीं कर रहे, आपको लाखों करोड़ों जो शेयर होल्डर बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों लोगों का जो पैसा लगे हुआ है, डेटर्स है क्रेडिटर्स है, उनके लिए आप लोग काम कर रहे हो, और इसके लिए ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है। Fraudulent financial reporting often involves management override of control that otherwise may appear to be operating effectively. दूर से देखेंगे तो मैनेजमेंट सही तरीके से ऑपरेट कर रहा है ऐसा दिखेगा, लेकिन जब आप अंदर जाके ये सब बातों के ऊपर नजर करेंगे, जब आपको समझेगा कि यार शायद से यहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है, पहला, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज टू मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट और अचीव अदर ऑब्जेक्टिव्स। बताओ तो मेरे को क्या रहता होगा ये, इसका एग्जांपल कौन देगा बताओ तो? मैंने बहुत बार दिया हुआ इसका एग्जांपल। यस एनीबॉडी? कौन बोलेगा? सर फिक्टिशियस सेल्स इनवॉइसेस। मार्च में सेल बढ़ा दिया, आपने बताया। हाँ मार्च में सेल बढ़ा दिया, हाँ। अप्रैल में सेल रिटर्न कर दिया। समझ में आ रहा है ना? जर्नल एंट्री से मीनिंग आप पे यहाँ पे ये है कि जहाँ पे बैंक या कैश डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा। समझ में आ रहा? जैसे हर साल है ना हम सेल्स के ऊपर वारंटी का प्रोविजन बनाते, 2% बनाते थे हर साल एवरेज में, ये साल मालूम है कि 5% बना दिया, क्यों? बोले ये बार ज्यादा प्रॉफिट आ गया, हमने ज्यादा बना दिया। मतलब उनका सोच ऐसा रहता है कि प्रॉफिट कम करने के लिए कोई भी हद तक के आप जा सकते हो। ये भी क्या है, सब जर्नल एंट्रीज है, झूठे भी हो सकते, सच्चे भी हो सकते। जजमेंट्स, जैसे पिछले बार तक के 2% तक की हम वारंटी बनाते थे, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर गारंटी, ये बार 5% की बना दी। समझ में आया? जजमेंट्स और असम्पशंस बदलते रहते हैं, ये सब क्यों करते हैं? प्रॉफिट कम करने के लिए, टैक्स के इंसिडेंस कम करने के लिए, और भी बातें हो सकती हैं। Omitting, advancing, delaying recognition in the financial statements of the events and transactions that have occurred during the reporting period. आपको मालूम है कि रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जैसे मेरे को मालूम है, एक बात बताता मैं आपको। हमारा एक डेटर था, ठीक है, 1 करोड़ रुपए उससे आना था, डेटर था, सेल किया था, उससे 1 करोड़ रुपए आना था, ठीक है। वो हमको पिछले 3 साल से पैसे दे ही नहीं रहा था, और मार्च होते होते हमको समझ में आ गया कि अब पैसे देने ही वाला
नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोर्ट का केस चालू है, ये चालू है, वो चालू है, सब चीजें अपने को समझ में आ गई कि पैसे देने वाला नहीं है। तो मेरा अच्छे मैनेजमेंट का काम क्या है? अच्छे मैनेजमेंट का काम ये कि बाय बैड डेट को डेटर कर डालना चाहिए, डेटर को कम कर देना चाहिए और 1 करोड़ का पीएनएल के अंदर हिट कर देना चाहिए। ये इन्होंने करा ही नहीं, ये इन्होंने डिले कर दिया रिकॉग्निशन। समझ में आ रहा है ना? ये सब चीजें लोग करते रहते हैं, ये डिले करना रिकॉग्निशन, बैड डेट को बताना नहीं, डेटर डूब गया तो भी डेटर करके खड़ा है, ये सब क्यों करते हैं? प्रॉफिट को अच्छा रखने के लिए। समझ में आ रहा है? कंसीलिंग नॉट डिस्क्लोजिंग द इफेक्ट्स facts that could affect the amount recorded in the financial statements, छुपा लेना बातों को, रिलेटेड पार्टी वाले ट्रांजैक्शन को छुपा लेना। ठीक है, मैं हर जगह एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। बोलो ना सर, ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि वो डेटर इंसॉल्वेंट हो रहा है या कुछ? देखो, मैंने आपको जब हेलो अपन जब डेटर्स क्रेडिटर्स पढ़ रहे थे वाउचिंग वेरिफिकेशन में, तो मैंने आपको क्या बोला था? हमारे में एक चीज लेना चाहिए आप लोगों ने, इसका नाम रहता है एजिंग ऑफ डेटर्स। एजिंग समझता है ना? एजिंग रिपोर्ट, AEGING। एजिंग रिपोर्ट मतलब कौन सा डेटर कितना पुराना है उसका रिपोर्ट मंगो। जो बहुत पुराने डेटर्स है उसके ऊपर एक एक चीज डिस्कस करो, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी डेटर 6 महीने साल भर से पुराना नहीं रहना चाहिए। समझ? कोई बहुत पुराना डेटर है तो फिर आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना है, फिर वो सब बातें उनको पूछना जरूरी है। Altering records and terms related to significant and unusual transaction, unusual transactions है उसके रिकॉर्ड छुपा देना या फिर ऑडिटर को नहीं बताना। जैसे आपने एक कंपनी एक्वायर करी है, ठीक है, कंपनी बहुत ही मतलब लॉस मेकिंग थी, कुछ उसके अंदर था नहीं, उसके अंदर है ना 2 ही करोड़ के सिर्फ नेट एसेट्स थे, और आपने उनको पेमेंट कितना करे हुआ है? 7 करोड़ का। आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 5 करोड़ का आपको गुडविल करके मिल रहा है, जबकि लॉस मेकिंग कंपनी है, कुछ उसके पास में दिखता नहीं। क्या 5 करोड़ की गुडविल होगी कि वो कंपनी के पास में? क्या नेट एसेट से ज्यादा गुडविल रहेंगी क्या? तो ये गड़बड़ रह सकता है। ऐसे ट्रांजेक्शन अनयूजुअल चीजें को डिस्क्लोज करना ऑडिटर को बताना, ये सब काम है, लेकिन मैनेजमेंट अक्सर ही छुपाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है? ये होगा आरपीटी, रिलेटेड पार्टी को दे दिया होगा पैसा, डायरेक्टर का कोई होगा रिलेटेड। ये सब बातें यहाँ पे फ्रॉड की तरफ दर्शाती है। समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कोई डाउट है? कि पूछो इस चारों पॉइंट्स के अंदर, ये चारों पॉइंट्स के अंदर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो। एग्जाम्पल जो है वो लिख लो, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री में लिखो फेक सेल्स इनवॉइसेस, समझ में आ रहा है? एजम्पशन में लिखो वारंटी का, ओमिटिंग एडवांसिंग में लिखो वो प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला कांसेप्ट, कंसीलिंग नॉट डिस्क्लोजिंग में आरपीटी लिखो। यहाँ पे 7 नंबर जो अल्टरिंग रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे वो 7 का 5 का 2 का जो मैंने एग्जांपल बताया, 2 के नेट एसेट 5 का गुडविल 7 आप उनको पेमेंट कर रही है, सब एग्जांपल लिख के रखो, काम में आएंगे। कोई डाउट है क्या? पूछो जल्दी। साक्षी आई हुई है? साक्षी? यस सर। ठीक सर है, वो लास्ट वाला पॉइंट गुडविल का एक बार बताना। देखो एक कंपनी आपने एक्वायर करी, ठीक है, ठीक है, वो कंपनी के पास में नेट एसेट्स थे 2 करोड़ के। नेट एसेट समझते क्या आपको? नेट एसेट मतलब टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। 2 करोड़ के उनके पास में समझो वर्थ था वो कंपनी का। आपने उनको कितने दिए? 2 करोड़ की चीज के लिए आपने दिए 7 करोड़ के। ऑडिटर ने पूछा 2 की चीज के लिए 7 क्यों दिए? बोले 5 करोड़ का हमने गुडविल खरीदा। तो फिर ऑडिटर ने अब सोचा यार ये इतना कम इसके पास में एसेट है, लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई जगह नहीं है, कुछ इनका कंटेंट नहीं है, सच कंपनी कुछ भी नहीं है, शेल कंपनी जैसा मुझे ऑडिटर को शक आ रहा। तो भी इन्होंने 5 करोड़ गुडविल की दी। शेल कंपनी मतलब कंपनी का कुछ व्यवहार नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कागजों के ऊपर कंपनी, कुछ है नहीं उनके पास में ज्यादा खास करके। तो आपने 2 के चीज के लिए 7 दिए। अब ऑडिटर को समझ में आ रहा है कि 5 करोड़ यार इन्होंने ज्यादा ही देके रखे हुए, उनका एक्सप्रेशन है गुडविल है, वो हमको सही ढंग से पता ही नहीं रहे, छुपा रहे सब चीजों को। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। 2 की चीज कोई साथ में खरीद रहा तो कभी भी अनयूजुअल ही ट्रांजेक्शन ये लग रहा है। तो मैनेजमेंट क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन ही क्या करते हैं? ऑडिटर को क्वेश्चन आएगा तो छुपा देते हैं या फिर बताते ही नहीं। अलग अलग तरीके से इनको चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं, रिकॉर्ड को छुपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करना या फिर डिस्क्लोज करना तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बताना। उन्होंने मेरे को ये आखिरी तक के बताया नहीं था कि ये जो कंपनी खरीदी है डायरेक्टर के रिलेटिव की कंपनी है ना? तो चीजों को छुपाना, सिग्निफिकेंट बातों को छुपाना, ये सब भी फ्रॉड में ही आता है। आपने एक सर ये जो सेल कंपनीज होती है इनको आइडेंटिफिकेशन मींस जो ऑथोरिटीज है उनको कैसे पता चलता है कि नहीं? क्या बोल शेल रहे हैं आप? कंपनीज जो डबल से बोलो, एक बार डबल से बोलो। सर जो शेल कंपनीज होती है जी मतलब सिर्फ जहाँ पे वो
जैसे टैक्स हेवन कंपनीज रहती है कुछ, तो उनका वो अथॉरिटीज को पता चलता है भी या नहीं, या फिर पता चलता तो कैसे? शेल कंपनी बताता मैं आपको क्या रहता है। शेल कंपनी आपने पूछा ना, मैं बता। शेल कंपनी मतलब सिर्फ कागजोपत्री, मतलब सिर्फ कागज के ऊपर एक कंपनी है। जैसे ABC लिमिटेड गुड़गांव, ऐसा नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, ROC के अंदर सब है, सब है, सब है। उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है गुड़गांव का, गुड़गांव में पूरा ढूंढ लिया आपने, कहीं आपको कुछ भी मिला नहीं। ऐसी कंपनीज जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन सिर्फ कागज के ऊपर जो बनाई जाती है, अलग अलग ट्रांजेक्शन को, हवाला के व्यापार करने को, हवाला के व्यवहार करने को, उनको शेल कंपनी बोलते हैं। शेल मतलब एक सिर्फ पानी का बबूला है। मतलब क्या है? पानी का बुलबुला है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बोगस है था। कागज वगैरह सब बन जाते, ROC में रजिस्टर हो जाती कंपनी, AOA MOA सब सब 5,000 में कंपनी बना के देता। समझ में आ रहा है कि कागज पे है वो, असली में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कंपनी का हेड ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और उसके साथ में बहुत सारी कंपनियां व्यवहार करेंगी। कैसे व्यवहार करेंगी? सिर्फ इधर का पैसा उधर करना, उधर इन्वेस्ट करना, और आगे जाके और क्या बताता मैं आपको, ये हम कहाँ खोलते मालूम है? सीशेल आइलैंड के अंदर। सीशेल आइलैंड नाम का एक टैक्स हेवन कंट्री है, जहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता, श्रीलंका के पास में है। वहां पे बिटकॉइन के व्यवहार करते लोग। समझ में आ रहा क्या? फिर ये पकड़े कैसे जाते हैं? जब इसके अंदर जो बाकी कंपनियां जब इन्वेस्ट करने वाली है, अगर ये वाली कंपनी पकड़े गई तो उनके साथ में ये भी कंपनियां पकड़े जाती है। या फिर इनका ROC में कुछ फाइलिंग नहीं है, ROC में एनुअल रिपोर्ट जा रहा, तो फिर इनको डिफंक्ट कंपनी करके कैंसिल किया जाता है। पकड़ना मुश्किल ही रहता है शेल कंपनी। अब सरकार को थोड़ी मालूम पड़ेगा, देश में 50 लाख कंपनी, सरकार के एक एक कंपनी में घूमते बैठेंगे क्या? नहीं। अगर ये वाली कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है इसके अंदर वो पकड़े गई, तो फिर धीरे धीरे पूरा नेक्सस लगता है। वो भी डायरेक्टली थोड़ी इन्वेस्ट करते, ये सब्सिडरी, वो सब्सिडरी, वो सब्सिडरी, ऐसा लिंक ऑफ सब्सिडरीज के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाता है। समझ में आ रहा है? तो पकड़ना मुश्किल है। कब पकड़े जाएगा? जब वो होल्डिंग कंपनी पकड़ेगी, तो फिर सब्सिडरी, फिर सब्सिडरी, फिर ऐसा जाते जाते पकड़े जा सकते हैं। चलो ठीक है साक्षी, सर मैंने एक्चुअली पूछो यस ना। सर, एक्चुअली मैंने सिर्फ वो हवाला ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि मॉरिशस में जनरली शेल कंपनीज बहुत है, तो वहां से लोग ये फंड ट्रांसफर करके फिर पैसा लाते हैं इंडिया में। तो देखो सर अब फिर वो आपको मैं कंपनीज का एक तो बात बताता, अमिताभ बच्चन सब लोगों को पता होगा। बिटकॉइन का आपको बूम पता है ना, अभी कितना का हो गया बिटकॉइन? अभी तो भी समझो, पहले 70 लाख रुपए का एक बिटकॉइन हो गया था, उसके बाद में 50 लाख हुआ, आज की तारीख में 35 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है। और बिटकॉइन 4 साल पहले कितने का मिलता था? 4,000 रुपए को एक बिटकॉइन मिलता था, जो कि अब 35 लाख 40 लाख का हो गया, 60 लाख भी जाके गया। अब आपको मालूम है अमिताभ बच्चन, अब इंडिया में जो बिटकॉइन आप लेवा बेची करेंगे तो टैक्स भी लगेगा और इलीगल भी है। फिर क्या करना? बड़ी बड़ी हस्तियों ने क्या करना, हम जाके खोलते कंपनी मॉरिशस में। मॉरिशस में भी डायरेक्ट नहीं खोलते हम हमारी पहले 4 सब्सिडरी बनाते, 100% होल्डिंग 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 वाली, वो सब्सिडरी जाके उसकी एक कंपनी खुलती मॉरिशस में। वो मॉरिशस की कंपनी उसके अंदर व्यवहार करती, बिटकॉइन में प्रॉफिट कमाती, और फिर मेरे पास में घूम फिर के पैसा भारत में आता है। ये सब चीजें भी लोग करते हैं, ये सब चीजें गलत है। शेल कंपनीज के थ्रू ही ऑपरेट करती, कंपनी का काम कुछ नहीं रहता, सिर्फ बिटकॉइन में पैसा डालना और निकालना। चलो ठीक है, बहुत हो गया। सर आगे। बिटकॉइन इलीगल है क्या? इंडिया में नहीं है, इंडिया में इलीगल है। सर वो तो एडवर्टाइज में आता है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो ऐसा। हाँ वो तो है, करो ना। उसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा भारत में। कितना भरना पड़ेगा? 30% टैक्स है बिटकॉइन की प्रॉफिट की। बिटकॉइन इंडिया में अभी तक के लीगलाइज्ड हुआ नहीं है, स्टिल आप कर रहे होंगे तो वो सही नहीं है। वो फॉरेन कंपनी के साइटा रहती है, उनके थ्रू आपको जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वहां पे 30% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और जैसे आप प्रॉफिट कमाते अगले दिन इनकम टैक्स की नोटिस आपके घर पे रहेंगी, नहीं रही तो मेरा नाम बदल देता। इनकम टैक्स वाले इतने प्रॉम्प्ट है बिटकॉइन के, ठीक है। 30% यस सर। टैक्स है, और 30% के ऊपर 4% का सरचार्ज, मतलब 31.2% टैक्स है बिटकॉइन से होने वाले प्रॉफिट के ऊपर। अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमाए बिटकॉइन में, जो कि बड़ी बात नहीं है, 4-4 हजार रुपए के बिटकॉइन 35-35 लाख रुपए को बिक रहे हैं। 4,000 रुपए थे 4 साल पहले, 35 लाख हो गया, और ये 35 भी अभी 70 जाके आया हो बिटकॉइन, ठीक है। तो चाइना ने बिटकॉइन के ऊपर बंदी डाल दी, इसके लिए अभी कम हो गया। तो बात ऐसी है कि 35 लाख रुपए का बिटकॉइन लोगों ने 4-4 हजार रुपए में लिया हुआ, इतना बड़ा उनको कैपिटल गेन आ रहा है यहाँ पे 34 लाख का, 35 लाख का, उसके ऊपर 30% ही टैक्स लाइबल। हम नहीं भरते, बोले कहा नहीं भरते, बैंक अकाउंट में पैसा आता, इनकम टैक्स वालों की नजर है आपकी, ठीक है।
फॉरेन कंपनीज के साइट रहते हैं, उसके ऊपर लॉग इन करना मत, कभी शेयर करना मत, पासवर्ड वासवर्ड डालना मत, पूरे के पूरे पैसे भी गायब हो सकते हैं आपकी बैंक अकाउंट में से, बी अवेयर। चलो अब बात ऐसी है कि क्यों लोगों को फ्रॉड करने की इच्छा रहती है, फिर क्यों लोग फ्रॉड करते हैं। फॉलोइंग आर द सर्टेन इंस्टेंसेस व्हिच विल हेल्प टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, क्यों लोग फ्रॉड करते, व्हाई। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन प्रेशर, जैसे मैनेजमेंट क्यों फ्रॉड करती होंगी, ऑफ कोर्स हर एक को फाइनेंशियल लायबिलिटीज है। मैं क्यों फ्रॉड कर रहा, क्योंकि मुझे मेरी लायबिलिटीज को मीट करना है, मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे सही रास्ते से नहीं मिल रहे, फ्रॉड करके पैसा कमाओ, सिंपल चीज। तो पैसे की लायबिलिटीज या फिर ऑब्लिगेशन, मैनेजमेंट के अनरियलिस्टिक गोल्स। क्यों बोले हम फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज सेल की बताते, मैनेजमेंट ने बोल के रखे हुआ है जब तक के तुम 1000 एक्वागार्ड नहीं बेचेंगे मार्च महीने में, तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी, तो मैं 1000 एक्वागार्ड नहीं बेच सकता एज एन एम्प्लॉय। फिर मैं क्या करता, सेल बताता, और अप्रैल महीने में सेल रिटर्न बताता, क्या करना क्या फिर, समझ पा रहे। डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय और लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉइज। डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय मतलब क्या, कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से जल रहा कि यार उसको तो प्रमोशन मिल गया, मेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं प्रमोशन, उसको तो पगार वाड़ मिल गई, सैलरी हाइक हो गई, प्रमोशन भी मिल गया, बॉस भी बन गया, मेरे साथ में लगा था, मेरा ही बॉस बन गया, तो अब मेरे को अब जैन पे आ गई, तो फिर क्या करता, मैं कंपनी के साथ में गलत करना चालू कर सकता हूँ। ठीक है, गलत करना है, गलत करना है क्या, झूठे रिकॉर्ड देना, झूठे एंट्रीज करना, कैश चोरी कर लेना, गुड्स चोरी करना, वो हर चीज करना जिससे कंपनी को नुकसान हो गए। नेम गेम, नेम गेम बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब क्या हो गया कि जैसे चंदा कोचर एक बहुत बड़ी बॉस थी, मालूम है ना, आईसीआईसीआई बैंक की होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर, पहली कोई लेडीज थी जो प्राइवेट बैंक की फुल टाइम डायरेक्टर बनी थी, वो भी इतना बड़ा प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक, सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया आफ्टर एचडीएफसी बैंक। तो बात ऐसी है कि चंदा कोचर जैसा मेरा बॉस है, ठीक है, बॉस ने बोला कि ये काम तेरे को करना च पड़ता है, इसको लोन देना च पड़ता है, मैं चंदा कोचर को नहीं नहीं बोल सकता, वो इतनी बड़ी व्यक्ति थी, उसके एम्प्लॉय उसको नहीं नहीं बोल सकते, उसने गलत भी बोला करने के लिए, तो यार उनकी अथॉरिटी है, सब है, उसने जो बोला वो भगवान है, समझ में आ रहा है। बॉस ने बोला कि ऐसा करना पड़ता, आप वहां पे नहीं बोलने की पोजीशन में नहीं रहती, क्योंकि वो व्यक्ति, उनका नाम, उनका काम इतना बड़ा है कि आप उनको नहीं बोल नहीं सकते। अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, मेरे को मौका मिल रहा फ्रॉड करने के लिए, कोई ध्यान ही नहीं देता कैश के ऊपर, इसलिए चोर लिया, मौका भी जरूरी है। अब ये जो चीजें देखी ना अपन ने 1 2 3 4 5, इसके ऊपर ही आगे का पूरा चैप्टर निर्भर करने वाला है। ऑफ कोर्स वो जो 2 पॉइंट देखे अपन लोगों ने, ये जो 2 पॉइंट देखे, एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, इसके अंदर अब अपन वो चारों पॉइंट के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। 2 तरीके के फ्रॉड देखना है तुमको, है ना, ऑडिटर के हिसाब से 2 ही तरीके के फ्रॉड देखने का है तुमको, एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। 2 ही तरीके के फ्रॉड देखना है ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से, एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ये फर्दर 4 5 पॉइंट्स अपन लोग देखने वाले हैं। समझ में आ रहा, फिर मिस एप्रोप्रिएशन के अंदर 4 5 पॉइंट्स देखने वाले हैं। ये इसके अंदर 5 के अंदर कोई डाउट है क्या, देखो तो ये हम 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ पढ़ो एक बार, कुछ भी डाउट होगा तो पूछो। पूछो कोई डाउट होगा तो अभी पूछो यार, आप लोग पढ़ो शांति से और मेरे को अभी के अभी पूछो। सर सेकंड पॉइंट बताना ना एक बार। ठीक है, मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक गोल कैसा रहता है मालूम है कि दर्शन, कि जैसे आप सपोज मार्केटिंग के जॉब में चले गए, ठीक है, मार्केटिंग के जॉब में कैसा रहता है, वहां पे रहते टारगेट, वहां पे रहते गोल, कि जैसे आप जैसे घर एक कोई रियल एस्टेट डेवलपमेंट वाली कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज, उसके अंदर आप मार्केटिंग के मैनेजर हो, तो आपको क्या गोल देंगे मालूम है कि आदि गोदरेज जो मैनेजमेंट है वहां पे, कि दर्शन आपको मार्च महीने के अंदर 150 फ्लैट बेचना ही है, कंपनी को कम से कम 150 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए आपके थ्रू, नहीं आया तो अप्रैल महीने से आप आना मत, दूसरा जॉब ढूंढ। ऐसा किसने अगर आपको गोल दे दिया दर्शन, तो क्या आपके लिए वो पॉसिबल लगता है कि एकदम अनरियलिस्टिक गोल है, आप साल भर में करीबन करीबन हर महीने 150 फ्लैट कभी बेच ही नहीं पाते, समझ, हर महीने 150 फ्लैट कोई बेचता क्या, कोरोना के समय लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है, फ्लैट कौन खरीदेगा, आपको टारगेट दे दिया मार्च के अंदर 150 फ्लैट बेचो, नहीं तो अप्रैल से आना मत,
फिर अब अनरियलिस्टिक गोल है मैनेजमेंट के, कुछ भी करके पूरा करो, फिर आपके करते झूठे सेल बताते, बाद में सेल रिटर्न करते, या फिर बोलते कैंसिल हो गई डील, पहले बताते डील हो गई, बाद में बोलते डील कैंसिल हो गई। ये सब चीजें भी करते रहते हैं, समझे? यस सर। सर लेकिन इफेक्ट तो एक ही होगा ना, पहले सेल बढ़ गया बाद में सेल रिटर्न, फिर एक ही हुआ ना वैसे बेटा देखा जाए सेल बढ़ा मार्च में, सेल रिटर्न हुआ अप्रैल में, साल खत्म, मार्च का तो सेल बढ़ गया, मार्च का सेल तो बढ़ गया, तो। सर तो टारगेट तो तेरा पूरा हो गया, नौकरी बच गई, जान बची तो लाखों पाए, नौकरी बची तो भी लाखों पाली। ठीक है, और पूछो, किसको कुछ डाउट होगा तो जल्दी जल्दी पूछो यार आप लोग। चलो, ये क्लास है नहीं अपना, एक क्लास में अगर एक चैप्टर रहता तो इतनी मजा आती, इतने एग्जांपल्स इसमें लेने के लिए, इतनी बातें हैं। अभी वो आपका नसीब भी ऐसा है कि यार क्लास ही चालू नहीं होगी, क्लास में बहुत मजा आती थी चैप्टर, इतने एग्जांपल दे सकते, हर लाइन के लिए एग्जांपल मिलता है। एनीवेज चलो। सर सर वो जो अभी एग्जांपल था वो एम्प्लॉय का, तो वो एम्प्लॉय तो मजबूरी में कर रहा ना वैसा, उसमें क्या फ्रॉड? मजबूरी बेटा, मजबूरी ऐसी है, मजबूरी क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर उसके जो ये है बॉस है, उन्होंने अनरियलिस्टिक गोल डाल के रख दिया, मजबूरी में कर रहे, तो इसका मतलब मैं मजबूरी में खून कर रहा, तो क्या मेरे को कोर्ट माफ कर देंगे कि अंजलि मजबूरी वगैरह कुछ नहीं रहता, गलत काम गलत ही रहता, नहीं होता तो जॉब छोड़ जाओ, घर पे जाओ। समझ में आ रहा है ना? मजबूरी में कर रहे इसके लिए क्या गलत काम को सही ठहराएंगे क्या? मेरे को एक आदमी बहुत ही तकलीफ दे रहा था, मजबूरी में मेरे को उसका है ना खून करना पड़ा, तो मजबूरी में करा खून, तो क्या कोर्ट मेरे को माफ कर देंगे क्या? नहीं, माफी नहीं, चूकी ना माफी नहीं। सर बोला सर नेम गेम में रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की आएगी या वो एम्प्लॉय जो उसके मतलब उसके बताने पे सबकी आएंगी, कुछ चंदा कोचर की भी आएंगी, हाँ? चंदा कोचर के जो सुन रहा था हरीश, जैसे हरीश सक्सेना नाम था वो आदमी का जिसने गलत किया, चंदा कोचर ने उसको गलत करने लगा है, चंदा कोचर भी जिम्मेदार है, हरीश सक्सेना भी जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है। गलत काम कराने लगाना भी गलती है, गलत काम किसी के कहने पे करना भी गलती है। तो बोले हरीश सक्सेना क्या करता था ऐसा, अरे जॉब छोड़ो, घर पे जाओ और जॉब ढूंढो। गलत काम किसी ने आपको खून करने के लिए बोला, आपने उसके बोलने के ऊपर सुपारी लेके खून कर दिया, ठीक है, खून करने वाला भी गलत है, करवाने वाला भी गलत है। समझ में आ रहा क्या? बोले उसको मजबूरी में खून करना पड़ा, अरे मजबूरी गई भाड़ में, कोई लेन देन नहीं है, घर पे जाना था, आराम से बैठना था, इसके प्रेशर में काय के लिए आ रहे आप? समझ में आ रहा ना? प्रेशर में आने का नहीं। चलो और पूछो, हो गया? चलो, तो जैसा कि मैंने बोला दो चीजें देखने का है अपने को, एक तो एफएफआर और दूसरा मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो दो चीजें अपन लोगों को देखने की रहती है, एफएफआर और मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। पहले अपन लोग सबसे इजी वाला जो पार्ट है मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, चोरी करना एसेट का, वो देख लेते हैं, आगे का देखते हैं। मीनिंग पूछते हैं क्वेश्चन 2 मार्क के, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर अल्टरनेट एग्जाम में आते हैं। ऑफ कोर्स मिसएप्रोप्रिएशन मतलब चोरी है, it involves theft of the entity's asset and is often perpetrated by employees in relatively small and immaterial amounts। जैसा एफएमसीजी का कंपनी है, किराने का कंपनी है, छोटा छोटा कभी पेस्ट गायब हो रही, कभी ब्रश गायब हो रहा, कभी उसके अंदर का कोई सामान गायब हो रहा, छोटी छोटी चीजें चलते रहती, लेकिन वो फ्रॉड ही हो सकता। However, it can involve management who are usually more able to disguise or conceal misappropriation in ways that are difficult to detect। आगे जाके कैसा है ये तो मैंने बताया आपको, दुकान में से चोरी हो रहा, ठीक है, मैनेजमेंट तो इससे भी आगे किस तरीके का फ्रॉड कर सकती मालूम है? जैसे 200 यूनिट्स मंगाए थे, उसमें से सिर्फ 150 यूनिट्स आ रहे हैं दुकान में, 50 यूनिट्स बीच में के बीच में गायब, रास्ते में से गायब, ये सब चीजें भी हो सकती है। मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट इज ऑफन अकम्पनीड बाय फॉल्स और मिसलीडिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट। रास्ते में गायब हो गए, है ना, रास्ते में 50 यूनिट्स मैंने क्या बोला, गायब हो गए, फिर क्या बोलना, ये तो बोले खराबी आए थे इसके लिए फेंकना पड़ा, ऐसा वैसे बातें करते हैं। फॉल्स मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स बनाना कि 150 ही आए, 200 आए नहीं, 200 का पेमेंट कर देना, ये सब बातें हो सकती है। देखो एक खास क्या बात है कि मालूम है, फ्रॉड करने वाला हर तरीके से फ्रॉड को छुपाने की कोशिश करता है।
Misappropriation of asset is often accompanied by false, misleading records, documents in order to conceal the fact that the assets are missing or have been pledged मतलब गिरवी रखे हुए without proper authorization। मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने 200 गुड्स मंगाए थे, कितने का ऑर्डर दिया था आपने 200 का, यहाँ पे 150 चाहिए, क्या क्या इसके अंदर तरीके देखते लोग, देखो बोले 50 यूनिट्स खराब हो गए, खराब निकले, ठीक है, खराब हो गए, खराब निकले, मिले ही नहीं यहाँ पे, ये भी हो सकता। या फिर 50 यूनिट्स कहीं और जॉब वर्कर के यहाँ डाल के आए हुए, बोले उसके ऊपर काम कराने का है, या फिर कहीं गिरवी रखे हुए, गिरवी रखना तो समझो बहुत बड़ी बात होगी, गिरवी के बाद छोड़ दो, 50 यूनिट्स बोले जॉब वर्कर के यहाँ डाल के दे क्या है, या फिर 50 यूनिट्स खराब ही निकले, 50 यूनिट्स डैमेज्ड ही थे, यानी हर तरीके से, हर प्रकार से ये बताओ कि 150 ही यूनिट्स अच्छे थे, 50 यूनिट्स मिले ही नहीं, लेकिन कंपनी से पेमेंट कितने का कराना, पूरे के पूरे 200। देखो कंपनी का नुकसान, 200 का पेमेंट कर रही बेचारी कंपनी, हाथ में कितने आ रहे 150, 50 यूनिट्स बीच में गायब हो रहे, खराब निकल रहे, ऐसा सब ढोंग करना, इससे सामने वाले को लगो कि यार 50 यूनिट्स मिले ही नहीं। क्या क्या तरीके रह सकते हैं, सर इसका बोलो। सर इस खराब गुड का भी कुछ प्रूफ होगा, रखना पड़ेगा ना उनको। हाँ, झूठा एक आधा damage इनवॉइस, हो गया। झूठा एक आधा डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, खराब यूनिट निकले और वो भंगार में बेच दिए, खराब थे बोले 50 यूनिट्स और फिर 50 यूनिट भंगार में बेच दिए, ये देखो बोले उसके 150 रुपए आए बोले, जबकि एक्चुअल सर भंगार वाला थे 15,000 के, 15,000 कंपनी को भरने लगा है और कंपनी के नाम पे कितने आए वापस, सिर्फ 150 रुपए। समझे क्या, एन केन प्रकारे क्या करना कि 50 यूनिट्स मिले ही नहीं, मिले तो खराब थे तो डैमेज थे तो भंगार थे तो बेच दिया, बेच के आए 150 रुपए, कंपनी को बताना ये लो 150 रुपए आए बोले। समझ में आ रहा है, ये सब बातें चलती रहती है, बड़े बड़े इसमें 1-1, 1.5 लाख का यूनिट रहा तो फिर तो क्या बोलूं। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे। सर इस पे कोई अथॉरिटी तो कंट्रोलिंग होगी ना। तो फिर वही तो ऑडिटर का काम है ना बेटा, मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एसेट और टेंजिबल और इंटेंजिबल में ऑडिटर ने क्या देखना चाहिए, डिस्कार्ड नोट। डिस्कार्ड नोट का मतलब क्या रहता है, क्या सामान बेचा भंगार में, उससे कितने पैसे आए, किसने अथॉरिटी दी थी, ये सब फिर क्या है, ये सब आपको क्यों बताया मैंने वाउचिंग में, ताकि आप ये इस तरीके के फ्रॉड को पकड़ सको। वाउचिंग वेरिफिकेशन में अपन ने बहुत सारी चीजें देखी ना, वो सब क्यों करने के ऑडिटर को, क्योंकि फ्रॉड को पकड़ना है। नहीं पकड़े, नहीं करा आपने, डिस्कार्ड नोट नहीं देखा तो फिर फ्रॉड हो सकता, फिर आपने पकड़ा नहीं फ्रॉड। समझे। यस सर। चलो, embezzling receipts, for example in diverting the receipts in respect of return of accounts to the personal bank account। क्या क्या तरीके रहते हैं देखो चोरी करने के। पहला तरीका बैड डेट था, उसने फिर पैसा लाके दिया, तो फिर क्या होना चाहिए, आपके पीएनएल को क्रेडिट होना चाहिए, रिकवरी फ्रॉम बैड डेट, आप वो रिकवरी बता ही नहीं रहे, खुद से पैसे ले रहे डेटर्स, ये भी तरीका है। स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन्वेंटरी, पर्सनल यूज फॉर सेल, स्टीलिंग स्क्रैप फॉर रीसेल, एसेट्स ही चोर लेना डायरेक्टली, सॉफ्टवेयर ही चोर लेना कंपनी का, टैली का यूजर आईडी पासवर्ड लेके जाना और दूसरे दिन घर पे ऑफ करना, ये सब चीजें चोरी चकारी जो है, ये सब मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट रहते हैं। Causing an entity to pay for goods and services not received, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, 200 गुड्स के लिए भरने लगा रहे, जबकि लाए कितने आपने कंपनी में 150, 50 यूनिट्स भंगार करके बताया, हम बेच दिया। Using entities assets for personal use, for example using entities asset as collateral for personal loan or loan to related party। देखो ये तो बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड हो जाएगा। कंपनी की कार है आपको दी हुई, आप डायरेक्टर हो कंपनी के, आपने वो कार को गिरवी रख के लोन ले लिया, समझ में आ रहा, ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। समझ में आ रहा, पर्सनल यूज के लिए आपने लोन ले लिया और कंपनी का एसेट गिरवी रख दिया, ठीक है। मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ, ऊपर था एसेट्स, नीचे क्या है गुड्स। एसेट में कैश वैश आएगा, यहाँ पे गुड्स है आपका स्टॉक से रिलेटेड वाली बात। Fraud in the form of misappropriation of goods is still more difficult to detect. For this, the management has to rely on the various measures. Apart from the various requirements of record keeping about the physical quantities and their periodic check, अपन देखा था ना इन्वेंट्री का पीरियोडिक चेक, परपेचुअल चेकिंग है, कंटिन्यूअस चेकिंग है, रिपोर्ट्स बनाना, गोडाउन कीपर के पास में रजिस्टर रखना, वो सब बातें अपन लोगों ने देखी। There must be rules and procedure for allowing the person inside the area where the goods are kept। आपको मालूम है कंपनी का जो गोडाउन रहता है वहां पे सबको एंट्री देना ही नहीं चाहिए। कभी आपने गायगांव के अंदर देखा है कि वो एचपीसीएल बीपीसीएल के बड़े बड़े ऐसे गोडाउन है, यहाँ पे बड़ी बड़ी टाकियां लगी हुई है, आपने कभी देखा होगा वहां पे
तो उनका जो गेट है ना, वो गेट के ऊपर ऐसा रहता है बंद चालू होने का, और यहाँ पे एक है ना गेट कीपर बैठे हुए रहता है हमेशा। आप ऐसे जाएंगे तो आपको एंट्री भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एचपीसीएल बीपीसीएल की यहाँ पे पेट्रोल की इन्वेंट्री रखी हुई है, वहाँ पे सबको एंट्री भी नहीं है। जो लोग ऑथराइज जिनके पास में आई कार्ड है उनको एंट्री है। ऐसे आप जाएंगे तो कोई अंदर भी आने नहीं देगा। ये सब क्यों रहता रे? ये सब ऐसा गेट कीपर होना, गेट के अंदर किसको एंट्री नहीं देना, ये सब क्यों रहता होगा बताओ तो? अप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेंटरी ना हो। बराबर है। एचपीसीएल बीपीसीएल का जो पेट्रोल वहां पे टाकिया भरी हुई है, लोग क्या जाएंगे चोरी से वहां पे चले जाएंगे, वहां से पेट्रोल चोरेंगे, क्या भरोसा है? तो वहां पे ऐसा अरेंजमेंट करके रखे हुआ है, वहां पे पूरा दरवाजा है, वहां पे पूरा माइक से जिसको बुलाया जाता है वही अंदर आता है, सब ये करके रखे हुआ है ताकि कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति घुसे नहीं, और वहां पे बिना अथॉरिटी के कोई घुसना नहीं चाहिए, और वहां से किसी ने गुड्स चोरी करना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा क्या? ये जरूरी है, नहीं तो क्या कोई भी आ रहा गोडाउन में, कोई भी घुस रहा, कोई भी कितने भी घुस लेके गायब हो जा रहा, तो कंपनी का तो नुकसान ही नुकसान है। Goods can be anything in the premise. It may be machinery, it may even be daily necessities or office like stationery. Stationery भी चोरी होती है, पेन भी चोरी होते हैं, कागज भी चोरी होते हैं, स्टेपलर भी चोरी होते हैं, लैपटॉप के सॉफ्टवेयर भी चोरी हो सकते हैं।